features of central tendency. इसमें टोटल हमने 4 पार्ट्स पढ़े। एक होता है कंसेप्ट मीन का, दूसरा कंसेप्ट मीडियन, उसके बाद क्वार्टाइल्स, लास्ट में जो कंसेप्ट पढ़ा होगा मोड। आज हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट कवर करेंगे विच इज मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है सबका क्या करोगे? एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 5, 7, 8 और 4 ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी और इनका मीन निकालना, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 4। अगर मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 24/4 विच इज इक्वल टू 6। बराबर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें इस बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाला, एन हमने निकाला, तो उसके हिसाब से मीन कैलकुलेट कर लिया हमने। बराबर। अब कोई क्वेश्चन में क्या होगा? मीन का वैल्यू वो खुद दे देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी वो खुद दे देंगे, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसे ही मान लो मीन इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 8, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है? मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस बार उन्होंने मीन दे दिया है, मीन का वैल्यू कितना दिया है? 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दिए? 8। ये वाला पार्ट अगर यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा? 10 × 8 विच इज इक्वल टू 80। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज दी। ये तीन में से कोई भी 2 वैल्यूज दिए होंगे, तीसरा वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ये पहला कंसेप्ट हो गया। उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है। लेट्स से क्वेश्चन में अगर दिया है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो यहां से बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 20 × 5 100 आएगा। अगर मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। बट फिर क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन में बोला कि ओरिजिनल डेटा में एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 12 था, बट गलती से हमने 8 ले लिया। एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 12 था, बट गलती से कितना लिया था? 8। मतलब 12 तुम्हारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन और 8 गलत ऑब्जर्वेशन। तो ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे निकाला है, ये सही वाला है कि गलत वाला? गलत वाला, तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। अगर करेक्शन करना है तो गलत वाला ऑब्जर्वेशन हटाना पड़ेगा, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड नहीं। गलत ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 8। सही ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 12। 100 - 8 92, 92 + 12। तो ये वाला जो सम है दिस इज द करेक्ट सम। अगर इसको यूज करोगे तो तुम्हारा मीन करेक्ट वाला मिल जाएगा। तो अगर मीन का करेक्ट वैल्यू निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 104 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले कितने थे? 5। अभी भी कितने थे? 5। तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 20.8। तो जब भी करेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यूज करके सम कैलकुलेट करना। ये जो भी सम है ये इनकरेक्ट सम में तुमको फिर क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना। करेक्शन करने के लिए आइडेंटिफाई करो गलत ऑब्जर्वेशन कौन सा है, सही ऑब्जर्वेशन। गलत ऑब्जर्वेशन माइनस करना है, सही वाला ऑब्जर्वेशन ऐड।
तो उसके बाद जो सम आए वो तुम्हारा करेक्ट सम। बराबर। कभी कभी डेटा ऐसे फॉर्म में दिया होता है एक्स और फिर फ्रीक्वेंसी। अगर एक्स और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म फ्रीक्वेंसी मतलब वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिए। मतलब मान लो वेरिएबल की वैल्यू दी है 5 7 10, फ्रीक्वेंसी दी है 2 3 5। इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ f into x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो इसमें अगला कॉलम किसका बनना पड़ेगा? f into x का, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमको किसका सम चाहिए? f into x। तो यहाँ पे 2 into 5 कितना होगा? 10, 7 into 3 21, 10 into 5 50, 50 plus 21 71, 71 plus 10 81। तो f into x का सम कितना है? 81। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 5 plus 3 8, 8 plus 2 10। यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा? 81 upon 10 which is equal to 8.1। बराबर। अब ये टाइप के क्वेश्चन है, एक दिया है वेरिएबल, दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना, अगर हर एक वेरिएबल का वैल्यू 3 से बढ़ा दो तो मीन क्या हो? 3 से बढ़ जाएगा। अगर हर एक वेरिएबल का वैल्यू 5 से कम करो तो मीन भी क्या हो? 5 से कम होगा। हर एक वेरिएबल का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो तो मीन में क्या रहता है? मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हर एक वेरिएबल डिवाइड बाय 5 होगा तो मीन भी क्या होगा? डिवाइड बाय। लिख क्या रहे हो? लिख क्या रहे हो? कुछ लिखना नहीं। ये सब जब क्लास में किया है तब लिखा है, उसको बार बार नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के सोल्यूशन। जो इफेक्ट तुम वेरिएबल में दोगे वही सेम इफेक्ट मीन में है, वही सेम इफेक्ट मीन में। बट अगर मान लो तुमने वेरिएबल को नहीं, ये जो फ्रीक्वेंसी ये तो क्या चाहिए? क्या चिल्ला रहे हो? अदर को क्या चिल्ला रहे हो? क्या बोल रहा है ये? क्या चिल्ला रहे हो? किसी का नाम ले रहा है क्या? भाविका कौन है? क्या बोल रहे हो? भाविका राधिका क्या बोल रहे हो? क्या बोला इस? इन लोगों को भी सुनाई दिया? हाँ। मार्क्स के बात कर रहा था वो तो यूनिवर्सिटी में भाई करा रहा है वो प्लीज से जिसको भाविका बोल रहे टाइम के साथ साथ तुम्हारा दिमाग और खराब होती है। उनको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कौन भाविका कौन राधिका कौन, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो। तो तुम्हारे साइड पे बैठे तो इतना जोर से कुछ चिल्ला नहीं सकते, वो भी गलत। तुमको कुछ बोला नहीं, तुमको कुछ बोला क्या? बाद में जैसे करूंगा उसका दिमाग पे असर पड़ता है, टाइम के साथ होते रहे कंट्रोल करो उसको। अगर फ्रीक्वेंसी ध्यान दो, अगर फ्रीक्वेंसी में +3 -3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 कुछ भी करो, फ्रीक्वेंसी में अगर तुमने कोई चेंज किया उसका मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन कभी चेंज नहीं। अगर वेरिएबल में चेंजेस किए तो सेम चेंज मीन में क्या फॉर्म होगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी में तुम कुछ चेंज कर रहे हो
तो उससे मीन चेंज नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा डेटा दी है और तूने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन आ गया 8.1, फिर मान लो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि ऑल दी फ्रीक्वेंसी आर इंक्रीज बाय 3, फाइंड द न्यू मीन। तो इस केस में अगर मीन कैलकुलेट करना है, मीन सेम होगा कि अलग? फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद अगर तुम हर एक फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज करोगे तो उससे मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम वेरिएबल में चेंजेस करोगे तो सेम इफेक्ट मीन में। मीन कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 मेथड्स, वन इज डायरेक्ट, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा स्टेप डिवीजन। फालतू में कॉम्प्लिकेट करना नहीं, तीनों मेथड्स एकदम सिंपल है। ये मेथड समझ लो, एक स्टेप ऐड करोगे तो अगला मेथड, इसमें एक स्टेप ऐड करोगे तो फाइनली तीसरा, बराबर। अब मान लो एक्स दिया है, एफ दिया है, तो अगर मीन निकालना है तो हम लोग क्या करें, एफ इंटू एक्स, ये हो गया डायरेक्ट। शॉर्टकट मेथड में एफ दिया है, एक्स दिया है, फिर हम लोग अगला कॉलम बनाएंगे डी का, एक कॉलम बनेगा डी का। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए क्या होता है, अज्यूम डी। एक्स के जो भी वैल्यूज दिए होंगे, एक्स के जो भी वैल्यूज दिए होंगे उनमें से किसी भी एक वैल्यू को ए मानते हैं। ए मतलब क्या होता है, अज्यूम बिलीव। तो ये सारे वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू को हम लोग ए कंसीडर करें। ऐसा कंपल्सरी है क्या मिडिल वाला वैल्यू लेना चाहिए, चारों में से कोई भी वैल्यू, बराबर। एक बार टी का कॉलम बन गया, फिर अगला कॉलम कौन सा होगा, एफ इंटू। जैसे यहाँ पे एफ इंटू एक्स होता है, यहाँ पे क्या होगा, एफ इंटू। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट मेथड। बट शॉर्टकट मेथड में एक बार तुमने एफ इंटू डी निकाल दिया तो यहाँ पे तुम एफ इंटू डी का समेशन निकालो। एफ इंटू डी के यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, उन सबका समेशन निकालो। इसके बाद अगर मीन कैलकुलेट करना है, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पे क्या है, समेशन एफ इंटू डी आएगा प्लस ए है, ये ए क्या होगा, अजीम, जो भी हमने पहले बराबर। ये फिर लिखने लगा, मैं चाहिए तो ये सारे नोट्स एक साथ दे दूंगा, लिखने पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान। हम इसकी कोशिश करते हैं। तीसरा मेथड है तुम्हारा स्टेप डिवीजन, वापस एक्स और एफ दिया, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी के लिए सेम फॉर्मूला, एक्स माइनस टी। डी के बाद अगला वेरिएबल निकालोगे तुम टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन आर। ये जो डी का हमने निकाला है उसी को किससे डिवाइड कर, आर से। आर क्या होता है, क्लास इंटरवल, मतलब एक्स के जो भी वैल्यूज होंगे उनके बीच में जो इंटरवल होगा वो आएगा भी, बराबर। एक बार टी का वैल्यू आ गया, फिर फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी। तो डायरेक्ट मेथड में एफ इंटू एक्स होता है, शॉर्टकट मेथड में एफ इंटू डी होता है, और स्टेप डिवीजन मेथड में एफ इंटू टी होता है। एक बार तुमने एफ इंटू टी निकाल लिया तो तुम यहाँ पे समेशन एफ इंटू टी निकालोगे, तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ इंटू टी अपॉन समेशन एफ प्लस ए, पर ये जो टर्म है इसको एंड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से। आई मतलब तुम्हारा क्लास, पर ध्यान रखना ये जो आई है ये सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, प्लस। क्लियर है, अभी तक जितना बोला सब क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं ये पीडीएफ सी पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी तो उसे क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन लिख के चलो। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 वैसे। First question. The weight in kilograms for 7% is 60, 65, 52, 48, 58, 71, 42. Find the following. सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, sum of all the observations divided by number of observations। सबसे पहले करो sum of observations, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करो कितना।
399 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7। तो अगर मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब 399 अपॉन 7 कितना? 50 एग्जैक्ट आ रहा। ध्यान देना, सॉल्यूशन लिखते हो स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 399, उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 7। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली 399 नहीं, वर्किंग दिखाना पड़ेगा, सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने प्लस 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 करके फिर 399। फिर मीन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही फॉर्मूला को कभी-कभी ऐसे समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n व्हिच इज इक्वल टू 399 अपॉन 10 मतलब अपॉन 7। तो आंसर कितना आ गया? 57। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 57। सेकंड पार्ट में क्या होगा? इफ वेट ऑफ ईच पर्सन इज इंक्रीज बाय 3 देन द न्यू मीन विल बी। पहला मीन कितना था? 57। अगर हर एक का वेट 3 से इंक्रीज होगा तो मीन भी कितने से इंक्रीज? 3 से। तो मीन कितना होगा? इसमें वापस से अलग से कैलकुलेशन लिखोगे या डायरेक्टली लिखो? डायरेक्टली। तो सेकंड पार्ट में लिखो, if if all the observations all the observations are increased by 3 are increased by 3 then mean is also increased by 3, then mean is also increased by 3, therefore new mean is equal to 57 plus 3, 57 plus 3 equal to 6। हो गया। थर्ड पार्ट, इफ वेट ऑफ ईच पर्सन इज डिवाइडेड बाय 3 देन द न्यू मीन विल बी सेम इफेक्ट। अगर हर एक ऑब्जेक्ट को 3 से डिवाइड करोगे तो मीन भी 3 से डिवाइड होगा। तो पहले मीन कितना था? 57, उसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर कितना है? 19। तो आंसर लिखो, न्यू मीन इज इक्वल टू न्यू मीन इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, 57 अपॉन 3 इक्वल टू 19। हो गया। सेकंड क्वेश्चन, if 69.5 is the mean of 72, 70, x, 62, 50, 71, 90, 64, 58, 20, find the value of x। मीन निकालना है कि मीन दिया है? मीन दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं हम? सिर्फ x का वैल्यू हमें नहीं पता है, बाकी सारे वैल्यूज अगर पता है तो बाकी सबका सब लेंगे। तो सबसे पहले लिखो sum of observations, sum of observations x के अलावा बाकी जो भी वैल्यूज है उन सबका एडिशन करो। x को छोड़ के बाकी वैल्यूज का एडिशन। x के अलावा बाकी सबका कितना? 619। मतलब तुम्हारा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएगा? 619 प्लस x, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। अब अगर हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन बी कितना दिया 62.5 इक्वल टू 619 प्लस x, बाकी ऑब्जर्वेशन का टोटल सबका 619 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 बराबर b कितना 62.5 था 69 ये 10 यहाँ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 69.5 into 10 कितना होगा 695 इक्वल टू 619 प्लस x 619 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा 695 माइनस 619 कितना होगा 76 तो x का भी कितना देगा 76 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 mean weight of 15 boys is 43 kg mean भी है कि निकालना है mean कितना है 43 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 15 तो क्या हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं सम कैसे निकाला mean मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन mean कितना है 43 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 15 43 to 50 कितना 645 तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 645 कैसे मीन उन्होंने दे दिया था 43 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है 15 तो मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आ जाएगा सम बट आगे क्या हो रहा है if two boys with weights 34 kg and 35 kg join them find the new mean weight दो नए ऑब्जर्वेशंस ऐड कौन से 34 और 35 तो ये जो तुम्हारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया था इसमें क्या क्या ऐड करना है एक तो 34 ऐड करना पड़ेगा प्लस 35 ऐड करना पड़ेगा तो अब बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 714 पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे कितने बॉयज थे 15 बट अगर दो नए बॉयज ऐड हुए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होगा 70 अब अगर हम लोग अभी मीन कैलकुलेट करने जाएंगे तो मीन कितना हो जाएगा 714 अपॉन 7 कितना 42 क्लियर है ओरिजिनल मीन से पहले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद दो नए वेट्स उसने ऐड कर दिए तो नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया तो उससे नया मिला क्वेश्चन नंबर 4 in the half yearly examination of class 9 of a student mean marks scored by the boys is 52 and mean marks scored by the girls is 48 यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स बॉयज का एवरेज कितना है 52 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने 48 if on the whole mean marks of the class is 50.5 ये 50.5 क्या है पूरे क्लास का एवरेज मतलब बॉयज और गर्ल्स का मिक्स करने का एवरेज कितना है 50.5 फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास क्वेश्चन में सबसे पहले को आइडेंटिफाई करो निकालना क्या है बॉयज कितने गर्ल्स कितने उनका रेशियो निकालना है मतलब सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x नंबर ऑफ गर्ल्स बी y तो पहले में हमको क्या निकालना है x is to y का रेशियो तो सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x number of boys is equal to x number of girls is equal to y sum of marks for boys sum कैसे निकाल mean मल्टीप्लाई बाय नंबर बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है बॉयज का मीन कितना है 52 इनने नंबर ऑफ बॉयज कितने लिए
x, तो यहाँ पे 52 इंटू एक्स कितना 52x, ये 52x है। बॉयज के जो मार्क्स है उन सबका समेशन मतलब उन सबका एडिशन। वैसे ही आगे हम क्या निकालेंगे सम ऑफ मार्क्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज कितना था 48 इंटू गर्ल्स कितने y, नंबर ऑफ गर्ल्स अभी कितने कितने y, तो 48 y। अगर मुझे पूरे क्लास का टोटल मार्क्स निकालना है तो बॉयज के टोटल मार्क्स और गर्ल्स के टोटल मार्क्स को ऐड करोगे तो क्या पूरे क्लास का टोटल मार्क्स आएगा। देयरफॉर टोटल मार्क्स of whole class, total marks of whole class is equal to marks of boys plus marks of girls। boys के marks कितने 50 सॉरी 52 था 52x प्लस 48y। क्या पूरे क्लास का टोटल मार्क्स आ गया। पूरे क्लास में अगर x बॉयज है और y गर्ल्स है तो पूरे क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स x प्लस y, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस कितना हो जाएगा x प्लस y। पूरे क्लास का अगर मुझे एवरेज निकालना है, पूरे क्लास का अगर मीन निकालना है तो पूरे क्लास का मीन कैसे निकले टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में पूरे क्लास का एवरेज कितना दिया 50.5, तो यहाँ पे मीन की जगह पे क्या लिखेंगे 50.5। टोटल मार्क्स की जगह पे क्या लिखेंगे 52x प्लस 48y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस। हमें x और y की वैल्यूज इंडिविजुअली निकालने या x और y का रेशियो निकालना। x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना पॉसिबल के लिए पहले क्यों एक ही इक्वेशन है x और y के बीच में और उसमें दो वेरिएबल्स निकाल, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स निकालना पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने बोले सिर्फ x इज टू y का रेशियो। ये वाला पूरा पार्ट अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 50.5x प्लस 50.5y is equal to 52x plus 48y। अभी x के सारे टर्म्स एक साइड लेके आओ, y के टर्म्स एक साइड लेके 50.5x अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 52x माइनस 50.5x 48y यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 50.5y माइनस 48y। लेफ्ट साइड में 50.5y माइनस 48y कितना कितना 0.5y। राइट साइड में 52x माइनस 50.5x कितना 1.5x। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना x is to y मतलब बेसिकली x अपॉन y का वैल्यू निकालना है बराबर। अगर x अपॉन y का वैल्यू निकालना है y अगर इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 1.5 ये आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2.5 अपॉन 1.5 2.5 और 1.5 को क्या हम लोग 25 और 15 लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 इंटू 3, तो x इज टू y का रेशियो कितना होगा 5 इज टू, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना बनेगा 5 इज टू 3। इसको करने का एक और शॉर्टकट मेथड है हाँ
जरूरत नहीं है कि वो शॉर्टकट मेथड तुम एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, बट एग्जाम में अगर आंसर आ गया चेक करने के लिए, या फिर सेम क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया, एमसीक्यू में डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। एक शॉर्टकट मेथड बटरफ्लाई मेथड होता है, याद रखा है। बटरफ्लाई मेथड ऐसा कुछ पढ़ा रहेगा, एकदम सिंपल 100 क्रॉस हो गए। बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है? बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है? 52। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है? 48। पूरे क्लास का एवरेज कितना है? 50.5। तो सेंटर में लिख दो 50.5, जो पूरे क्लास का एवरेज है उसको सेंटर में लिखो। अभी क्रॉस में उनको डिफरेंस 52 और 50.5 में डिफरेंस कितना है? 1.5। 48 और 50.5 में डिफरेंस कितना है? 2.5। तो बॉयज के यहाँ पे नंबर क्या है? 2.5। गर्ल्स के यहाँ पे नंबर क्या है? 1.5। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखेंगे हम लोग क्या? 2.5:1.5। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। अगर सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर सब्जेक्टिव में आंसर आ गया तुम्हारा, सिर्फ एंड में अगर तुमको आंसर चेक करना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। मीन ऑफ 50 numbers is 28। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 50। उनका मीन कितना है? 28। तो क्या सब निकाल सकते हैं? सम कैसे निकाल? 50 मल्टीप्लाई बाय 28, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। So sum of observations is equal to mean into number of observations. Mean का भी लेंगे 28, number of observations 50। 28 into 50 कितना है? 1400। ये आ गया sum of observations बराबर। आगे क्या होगा? Two observations whose correct values were 25 and 30 were wrongly considered as 52 and 53। पहले तो बताओ सही वाले वैल्यूज कौन से? 25 और 30। तो सही वाले वैल्यूज को ऐड करना चाहिए, किस तरह ऐड करना चाहिए? गलत वैल्यूज कौन से? 52 और 52। तो इनको ऐड करना चाहिए, किस तरह? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सही वाले वैल्यूज को ऐड करेंगे। मतलब अभी जो हमने यहाँ पे सम निकाला, ये जो सम है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? इसमें ब्रैकेट में तो जैसे इनकरेक्ट था, इसमें हमको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर करेक्शन करना है तो गलत वाले वैल्यूज हटाए, सही वाले वैल्यूज ऐड करो। गलत वाले वैल्यूज कौन से थे? -52 -53, ये गलत वैल्यूज थे। सही वाले वैल्यूज कौन से थे? 25 और 30। तो +25 +30। तो 1400 में से -52 करना है, -53 करना है, +25 प्लस, कैलकुलेट करो कितना है? 1350। ये जो सम होगा ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? ये करेक्ट होगा। कितना आ रहा है? 135। सबका आ रहा है 1350। अगर ये करेक्ट वाला सम यूज करोगे तो करेक्ट वाला मीन आ जाएगा। तो अभी मीन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर कौन सा? करेक्ट वाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना लिखो? 1350। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले कितने थे? 50। अभी भी कितने? 50 हो गए, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन हट गए और दो ऑब्जर्वेशन ऐड हो गए। तो पहले भी 50 ऑब्जर्वेशन है, अब भी 50 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइडेड बाय 50 कितना? 20। तो ये होगा तुम्हारा करेक्ट एवरेज मतलब करेक्ट। हो गया?
Find the mean marks of the following by direct method, shortcut method, step division. सुनो एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले तुम तो क्वेश्चन का टेबल बनाओगे तो पहला कॉलम बनाओगे मार्क्स का, दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डायरेक्ट मेथड के लिए तीसरा कॉलम क्या होगा? f into x, मतलब ये तुम्हारा अभी बना हुआ एक मिनट ये हो गया थर्ड कॉलम। शॉर्टकट मेथड के लिए कौन सा कॉलम लगेगा? एक कॉलम लगेगा डी का, दूसरा कॉलम f into d का, मतलब ये फोर्थ कॉलम होगा, ये फिफ्थ कॉलम। स्टेप डेविएशन में क्या क्या लगता है? डी लगता है, डी के बाद टी और टी के बाद एफ टी। क्या डी का कॉलम ऑलरेडी रेडी है? तो यहाँ पे सिक्स कॉलम कौन सा होगा? डी का। सेवेंथ कॉलम कौन सा होगा? एफ टी का। बराबर। पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉलम एक साथ बना, एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली तीनों में से कोई एक ही मेथड पूछेगा, तीनों मेथड पूछेंगे, हम लोग सारे कॉलम एक साथ बना लेंगे। मतलब थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, सारे के सारे कॉलम्स का कैलकुलेशन एक बार कर लेंगे और फिर एक मेथड से हम आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दो कॉलम्स है उनको वर्टिकल फॉर्म में बनाओ, ठीक से स्पेस यूटिलाइज करो, सात कॉलम बनने चाहिए ऐसे। पहला बनाओ मार्क्स, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पेंसिल में ऐसी करो पढ़ा, ऐसी बनाओ, सी पेंसिल में सॉल्व करते हो पढ़ा है। हो गया अदर, ओए अदर हो गया करना, कॉलम्स बना ली सारे साथ के साथ। फिर वही बोलो सी में यूज करो ऐसे। अभी सी में यूज मत करो, अभी कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट आना चाहिए। प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा कर लो, आंसर गलत होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी बताओ, शाम फ्रीक्वेंसी बताओ, पहली फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हिसाब से कोई भी ये जो x के वैल्यू से जो तुम्हारा वेरिएबल है मार्क्स 10 20 इनमें से कोई भी कर, हम लोग प्रेफरेबली सेंट्रल वैल्यू उससे कैलकुलेशन सिंपल, बट ऐसा रूल नहीं कि सेंट्रल वैल्यू कोई भी वैल्यू से। अब बोलो डाउट क्या है? अभी सेंटर में भी सेंट्रल वैल्यू में भी तो कौन सा 30 के 40, 40 में नहीं सकते 30 के शाम फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है? फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी? 8 10 15 20 12 5। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 60। तीसरा कॉलम कौन सा बनेगा? f into x का, तो f into x 10 into 8 कितना होगा? सबसे पहला बनेगा 80, उसके बाद 20 into 10 200, 30 into 50 450, 40 into 20 800, 12 into 50 600, 60 into 5 300। तो ये जो f into x का तुमने कॉलम बनाया है, f into x 70, f into x का जो कॉलम बनाया उसका टोटल कितना है? 2430।
क्या f into x आ गया सबका, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यही पे खत्म हो गया, डायरेक्ट मेथड भी इतना ही लगता है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने जाएंगे, बाय डायरेक्ट मेथड, mean is equal to summation of f into x upon summation f, f into x का सम कितना है 2430 डिवाइडेड बाय समेशन f कितना है 70, कितना आ रहा है 34.71, सबका आ रहा है 34.71। अभी जब तुम सेकेंड मेथड से आंसर निकालोगे सेम आंसर आना चाहिए कि अलग है, आंसर सेम है, अगर गलत मतलब अलग आंसर आया मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलत। अगला मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में अगला कॉलम कौन सा बनना चाहिए, डी का कॉलम बनना चाहिए, और डी के लिए फॉर्मूला क्या हो x माइनस ए मतलब अज्यूमिंग, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम लोग अज्यूमिंग देंगे, तो x के जो वैल्यूज है उनमें से एक वैल्यू मतलब लेट्स से 40 को हमने कंसीडर किया अज्यूम बराबर, तो d का सबसे पहला वैल्यू निकालना है, तो d के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए, x का पहला वैल्यू कितना है 10, d कितना है 40, 10 माइनस 40 माइनस 30, उसके बाद 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20। ये जो डी के वैल्यूज आए इन सबका समेशन दोगे कि इसकी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, तो हमें किसकी जरूरत है समेशन एफ इंटू डी। अगला कॉलम कौन सा होगा एफ डी का, अगला कॉलम होगा एफ इंटू डी, तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डी के रूप से, पहला फ्रीक्वेंसी कितना है 8, डी का वैल्यू कितना है माइनस 30, 30 इंटू 8 कितना होगा 240, तो ये होगा माइनस 240। सेकेंड फ्रीक्वेंसी 10, डी का वैल्यू माइनस 20, तो ये होगा माइनस 200, उसके बाद माइनस 150, फिर 20 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 20 इंटू 5, तो f इंटू डी इसका टोटल कितना रहा चेक माइनस 370, माइनस 370। क्या शॉर्टकट मेथड के लिए जो कॉलम की जरूरत थी वो कॉलम कंप्लीट हो गया, तो इसे लिखो अभी शॉर्टकट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले जब भी शॉर्टकट मेथड करोगे एक वैल्यू तुमने खुद से अज्यूम किया, कौन सा ए अज्यूमिंग तो पहले लिखना है a इज इक्वल टू 40, समेशन एमपी कितना है माइनस 370, और समेशन एफ कितना है 70, तो यहाँ पे अगर मीन का फॉर्मूला लगाओगे शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ प्लस ए होता है, ए का भी कितना है 40 प्लस ब्रैकेट में आएगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ डी कितना माइनस 370 अपॉन 70, 40 वैसे रहेगा प्लस माइनस कितना हो जाए माइनस 370 अपॉन 70, कैलकुलेट करो कितना दो डिस्क 370 अपॉन 70 दो डिस्क 5.28 है, 40 माइनस 5.28 कितना होगा 34.72 बराबर, सबका यही आ रहा है। फर्स्ट केस में आंसर कितना आएगा 34.71, यहाँ पे 34.72, राउंडिंग ऑफ का एरर है उतना चाहिए,
सिर्फ ध्यान रखना गलती से प्लस मत कर देना, ये प्लस और माइनस माइनस होना चाहिए। तो 40 माइनस 5.28 which will be 34.7। अब आखिरी क्या बचा? कुछ तो कैलकुलेशन में डालते हैं। तुमने क्या वैल्यू दिया? 6060। अगर तुमने स्टेपिंग 60 लिया है तो बी का पहला वैल्यू कितना आएगा? माइनस 50 10 एक से, और बी तुमने स्टेपिंग 60 लिया, 10 माइनस 60 माइनस 50, तुमने गलती से प्लस 50 लिया इसलिए गलत। आखिरी बचा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या वैल्यू लगेगा? टी तो ऑलरेडी है, टी लगेगा। टी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डी अपॉन आई। आई मतलब क्या होता है? इंटरवल्स एक्स के जो वैल्यूज है, एक्स के जो भी वैल्यूज है 10 20 30 40 50 60, इनमें इंटरवल कितने का है? 10 का। मतलब आई का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। तो डी अपॉन आई जब करोगे, डी का पहला वैल्यू कितना है? माइनस 30। उसको आई से मतलब 10 से डिवाइड करोगे, माइनस 30 अपॉन 10 माइनस 3। उसके बाद माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10। टी का सब करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। हमको किसका सब चाहिए? एफ इंटू टी। तो फाइनली लास्ट फॉर्म क्या होगा? एफ मल्टीप्लाइड बाय टी। एफ का पहला वैल्यू कितना है? एफ 8। टी का पहला वैल्यू कितना है? माइनस 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24। सेकेंड वैल्यू कितना है? माइनस 20 और माइनस 50, फिर 0 20 12 लास्ट 10। ये जो f इंटू टी का कॉलम बना है, इसका सम कितना है? माइनस 37। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 37। क्या स्टेप डेरिवेशन के लिए जो जो कॉलम की जरूरत है वो सारे कॉलम बन गए? तो फाइनली अभी हम थर्ड मेथड लिख दिया पे स्टेप डेरिवेशन मेथड। सबसे पहले बताओ ए का वैल्यू कितना दिया था? 40। आई कितना था? 10। समेशन एफ टी कितना आया था? माइनस 37। और समेशन एफ कितना है? 70। अब यहाँ पे अगर हम लोग बी का फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? जैसे समेशन एफ एक्स होता है वैसे ही समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ, बट इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आई से। और ये जो भी पूरे ब्रैकेट का आंसर आएगा उसमें क्या करना? प्लस ए करना। ए का वैल्यू कितना करो? 40 प्लस समेशन एफ टी की जगह पे माइनस 37 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाय आई का वैल्यू 10। ये हो जाएगा 40 प्लस 37 इंटू 10, ये वापस माइनस 370 होगा अपॉन 70। 370 अपॉन 70 तुमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, वापस सेम लॉजिक प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 370 अपॉन 70 कितना है? 5.28। तो 40 माइनस 5.28 ये आ जाएगा 34.72। तो तीनों मेथड से आंसर सेम हो गया। अगर क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेरिवेशन मेथड पूछा है, मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारा 6 कॉलम है, और लेट्स से ये हमारा 7। अगर उन्होंने सिर्फ स्टेप डेरिवेशन मेथड पूछा है तो इनमें से कौन से कॉलम बनोगे? फर्स्ट और सेकंड तो बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन का पार्ट है। स्टेप डेरिवेशन में फिर कौन सा कॉलम बनोगे? एफ इंटू एक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। बराबर। डी की जरूरत पड़ेगी? बराबर। एफ इंटू डी की जरूरत पड़ेगी क्या?
नहीं, फिर टी और फिर आखिरी में एफ इंटू। तो अगर स्टेप डिविजन मेथड पूछा है तो तीसरा कॉलम कौन सा होगा, टी का, उसके बाद टी का, और फाइनली एफ इंटू। क्लियर है, तीनों मेथड्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, if mean of the following distribution is 7.5, then find the receipt frequency given that total frequency is 90. B निकालना है कि दिया है, B कितना दिया, 7.5। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, हमें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 ये दोनों कैलकुलेट करना है। कितनी फ्रीक्वेंसी मिसिंग, दो, मतलब दो अननोन है। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन लगेगी। पहले तो बताओ दो इक्वेशन कहां से, पहली इक्वेशन कहां से, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, 90। अभी लिखो मैं पहले मिनट यहाँ पे ना, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 90। बट अगर लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 20 प्लस 17 कितना हो, 37, 37 प्लस 10, 47 प्लस 8, 55, 55 प्लस 7, 62, 62 प्लस 6, 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 68 बाद आएगा तो क्या हो, F1 प्लस F2, 90 माइनस 68 कितना हो, 20। क्या F1 और F2 में एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन तो बन गई, दूसरी इक्वेशन कहां से, क्या मीन दिया उन्होंने, बाकी नहीं। तो मीन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो वहां से हमारे सेकंड इक्वेशन पड़ेगी F2 में, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो F1 का वैल्यू आएगा, F2 का वैल्यू। पहले जो भी टेबल दिया है वर्टिकल फॉर्म में, जो भी टेबल दिया है वर्टिकल फॉर्म में, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी वैल्यूज लिखो फटाफट। चलो एक मिनट, 10, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। हम उन्होंने मीन दे दिया है 7.5। जब हम लोग मीन का कैलकुलेशन शो करेंगे तो कौन सा मेथड अप्लाई करें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड की स्टेप वेरिएशन, क्यों डायरेक्ट, कुछ भी अगर नहीं बोले तो हम लोग हमारे हिसाब से मेथड चूज कर सकते हैं। सबसे इजी कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें एक ही कॉलम बनाना पड़ता है विच इज f into x, ना d बनाना पड़ेगा ना t बनाना। तो पहला कॉलम है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी, x का भी पास स्टार्ट होगा x और खत्म तक होगा। पहला 20, 17, F1, 10, 8, यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखोगे, हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आता है, 68 प्लस F1 प्लस F2, इन सबको ऐड करोगे तो 68 प्लस F2 आएगा। तीसरा कॉलम कौन सा बनोगे, F into x का, क्योंकि अगर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन अगर निकालना है तो मीन इन्होंने दिया है, बट मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो F into x करना पड़ेगा। पहला फ्रीक्वेंसी इनटू पहला वेरिएबल, 20 into 5 कितना, 100, 70 into 6, 102, 7 into F1, इसको ऐसे रखो 7 F1, 8 into 10, 90, 92, 8, 72,
10 into F2 ये वैसे रहेगा 10 F2 11 into 7 77 और लास्ट में 12 into 6 7 ये जो तुमने यहाँ पे कॉलम बनाया है, इसका टोटल लो बस इसमें 10 F2 और 7 F1 ये अलग से ऐड करके लिखिए बाकी जो भी नंबर है सबका टोटल कितना आ रहा है चेक करो 503 यहाँ पे टोटल आएगा 503 और क्या प्लस 7F1 प्लस 10F2 टेबल बन गया पूरा। सबसे पहले इक्वेशन क्वेश्चन में उन्होंने टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया 90 हमारे इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 90 68 बाहर जाएगा सबट्रैक्ट होगा तो F1 प्लस F2 will be equal to 22 इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बी का फॉर्मूला क्या होगा समेशन f into x अपॉन बी कितना दिया था क्वेश्चन 7.5 इक्वल टू समेशन f into x कितना 503 प्लस 7F1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना डायरेक्टली 19 लिखोगे यहाँ पे गलती से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 प्लस F1 प्लस F2 मत लिखो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको पता है टोटल कितना है 90 तो यहाँ पे डायरेक्टली 90 लिखेंगे 90 यहाँ जाएगा क्या हो मल्टीप्लाई 7.5 into 90 कितना 675 is equal to 503 plus 7F1 plus 10F बराबर 503 यहाँ के माइनस हो 675 माइनस 503 यहाँ 172 is equal to 7F1 प्लस 10F2 ये आ गया तुम्हारा F1 और F2 में सेकंड इक्वेशन दो वेरिएबल दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करो बोलो किसी भी एक वेरिएबल को दोनों में सेव कर दो सेकंड वाले वेरिएबल सेकंड वाले इक्वेशन में F1 के साथ क्या लिखा है 7 तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो तुम या तो F1 को सेव करो या फिर F2 अगर हमें F1 को सेव करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से तो इसके वाले को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 तो वो हो जाएगा 7F1 प्लस 7F2 इक्वल टू राइट साइड में कितना था 22 को भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 154 तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज मत करो सेकंड इक्वेशन वैसे रखो 7F1 प्लस 10F2 इक्वल टू 170 दोनों में 7F1 सेम अगर वो कैंसिल आउट करना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस 7F1 माइनस 7F1 कैंसिल 7F2 माइनस 10F2 कितना हो माइनस 3F2 राइट साइड में 154 माइनस 117 कितना हो माइनस 18 माइनस माइनस कैंसिल आउट तो F2 कितना हो जाएगा 18/3 which is equal to 6 फर्स्ट इक्वेशन क्या था F1 प्लस F2
कितना था 22। क्या इसमें F2 की जगह पे 6 लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा F1 प्लस 6 इक्वल टू 22। 6 वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। F1 कितना है 22 माइनस 16। क्या दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई? F1 is 16, F2 is 6। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स दिए, उनकी वेजेस मतलब सैलरी दी है, और हर एक कैटेगरी में कितने वर्कर्स है वो दिया है। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा वेरिएबल एक्स है और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। जो भी डेटा दिया है उसमें सबसे पहले क्या निकाले, कौन सा मेथड अप्लाई करें? डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट है। फटाफट ये जो भी टेबल दिया वर्टिकल फॉर्म में बना, कैटेगरी नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ वेजेस मतलब एक्स और फ्रीक्वेंसी वर्टिकल फॉर्म में टेबल बनाओ और मीन निकालो। टेबल बना लिया। तीसरा कॉलम क्या होगा, एफ इंटू एक्स का। सबसे पहले एफ इंटू एक्स मतलब 30 इंटू 2 60, फिर 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 7 350, 60 इंटू 11 660, 70 इंटू 10 700, और लास्ट में 80 इंटू 6 480। ये जो हमने तीसरा कॉलम बनाया है एफ इंटू एक्स, इन सबका एडिशन टोटल कितना आ रहा है चेक करो। 2410। और ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसका टोटल कितना आ रहा है 40। तो तुम्हारा समेशन है f into x आया 2410, समेशन f कितना आया 40। बैलेंस मैच हो रही है इसका क्या है, तो यहाँ से अगर मीन कैलकुलेट करोगे तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 2410 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, कितना 60.25 बराबर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जिसमें मीन निकालना। सेकंड पार्ट में बोला है इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी आर डबल then the new mean will be into 2। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल होगी तो मीन भी क्या होगा, कैसे डबल होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी में चेंज करने से मीन में चेंज होता है क्या, सिर्फ वेरिएबल में चेंज करोगे तो मीन चेंज होगा। तो सेकंड केस का आंसर क्या होगा, सी। सेकंड केस के लिखो, सेकंड केस के लिए सॉल्यूशन लिखना, if number of workers are doubled, if number of workers are doubled, it will not change, it will not change the value of mean, it will not change the value of mean, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो मीन चेंज नहीं होगा। अगर तुम वेरिएबल में चेंजेस करोगे
तो ही मीन चाहिए, hence न्यू मीन इज इक्वल टू 60.25, सेम रहेगा 60.25। हो गया। थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन है, wages of each category are increased by 40%, then new mean will be, wages मतलब वेरिएबल, तुम्हारा वेरिएबल क्या है, wages की, अगर wages तुम 40% से बढ़ाओगे तो mean पे 40% से बढ़ेगा, बराबर। तो सॉल्यूशन लिखो, if wages are increased by 40%, if wages are increased by 40%, then mean will also increase by 40%, mean will also increase by 40%। कोई भी चीज अगर 40% से बढ़ेगी उसको किससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, जीएसटी में हमने वो डिस्काउंट वाला कंसेप्ट क्या है, अगर किसी चीज पे 20% का डिस्काउंट है तो हम लोग 80 डिवाइड बाय 100 करते हैं, बराबर। अगर कोई भी चीज 40% से बढ़ रही है तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 140। अगर 40% से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 40 140, 140 से मल्टीप्लाई। बट अगर कोई चीज 40% से डिक्रीज हो रही है, 100 माइनस 40 60, उस केस में किससे मल्टीप्लाई, 60। तो यहाँ पे 40% से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बीच बढ़ रहा है। तो हमारा ओरिजिनल में कितना था, 60.25, उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 60 से या 140 से। 40% से वेजेस अगर बढ़ रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई, 140 से, तो मल्टीप्लाई बाय 140, कैलकुलेट करो कितना, कितना 84.35 डिवाइड बाय 100, 60.25 into 140 divided by 100। इनको ये देखो, ये तो क्लियर है क्या, 40% से पीक बढ़ना चाहिए, पहले पीक कितना था, प्लस 40% होना चाहिए, 40% ऑफ व्हाट, ओरिजिनल व्यू, तो ये 60.25 वैसे ही रहेगा, प्लस 40% ऑफ 60.25 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 40 अपॉन 100 इंटू 60.25, क्या 60.25 60.25 कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं 60.25 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में इसकी जगह पे क्या है, प्लस इसमें से क्या है 40 अपॉन 100, 60 अपॉन सॉरी 60.25 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 into 1 100 1 into 40 100 plus 40 डिवाइडेड बाय, तो अगर कोई भी चीज 40% से बढ़ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल को इंटू 140 डिवाइडेड बाय लॉजिक इज, अगर कोई भी चीज 20% से बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करें, ओरिजिनल को इंटू 120 डिवाइड बाय, 20% से बढ़ गया तो 100 प्लस 20 120, अगर वही 20% से कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल को 80 अपॉन 100, 100 माइनस 20 80। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, if number of workers in each category are doubled and wages are reduced by 60%, then new week will be, सबसे पहले बताओ इसका कुछ इफेक्ट आएगा क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स को इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट आएगा, वेजेस का, वेजेस कितने से रिड्यूस हुए 60%, 60% से बड़े कम हुए, 100 माइनस 60 40, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओरिजिनल मीन था उसको इंटू 40 डिवाइड बाय 100, ओरिजिनल मीन कितना था 60.25, 60% से कम हुए तो 100 माइनस 60, माइनस क्यों किया, क्योंकि वेजेस रिड्यूस हुए, 100 माइनस 60 40 डिवाइडेड बाय 100, कितना आंसर, Sorry, question.
वन जीरो Question 9. Calculate the need for the polymeter use. Direct method, shortcut method, step use. क्वेश्चन में एक ही चीज है, यहाँ पे जो डेटा दिया है कौन से फॉर्म में दिया है, क्लास इंटरवल या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रुप फॉर्म, बराबर। पहले तो ये दोनों कॉलम वर्टिकल फॉर्म में बनो, दोनों के दोनों कॉलम वर्टिकल फॉर्म में बनो। नहीं पहले जैसे कि पहले दोनों कॉलम बना वर्टिकल फॉर्म। हाँ 60 इसको कौन सा एफ इंटू एक्स, नहीं पहले एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू कैसे निकालना, हर एक क्लास का मिड वैल्यू लोगे वो तुम्हारा एक्स बनेगा, तो मैं हर एक क्लास का मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा तब जाके मैं एक्स ले। पहला क्लास क्या है, 0 से 10, 0 से 10 का मिड वैल्यू क्या होगा 5, 10 से 20 का, उसके बाद 25, 35, 45, एक्स का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू भी पता है। अब डायरेक्ट मेथड में अगला कॉलम कौन सा होगा, एफ इंटू एक्स, तो इसमें अगला कॉलम कौन सा होगा एफ इंटू एक्स, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है डायरेक्ट मेथड हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद शॉर्टकट मेथड में अगला कॉलम कौन सा होगा, a is equal to x minus a, तुमने x के जो भी वैल्यूज निकाले यहाँ पे, x के जो भी वैल्यूज निकाले इनमें से एक वैल्यू को तुम अज्यूम भी कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो, यूजुअली हम लोग सेंट्रल वैल्यू को लेते हैं, तो x में सॉरी b इक्वल टू x माइनस c में a का वैल्यू निकालोगे 20, f इनटू x के वैल्यूज कितने आ 40, 150, 25 into 50, 375, 35 into 20, 700, 12 into 45, कितना है 540, 1835, इसका टोटल कितना है 1835, 0.35,
अगर डायरेक्ट मेथड से इन निकालना है b is equal to summation f into x upon summation f. Summation f into x कितना है 1805 divided by summation f कितना है 65. कितना आ रहा है आंसर चेक ट्वेंटी एग्जैक्ट आ रहा है बाकी लोग चेक पॉइंट में आ रहा है 26.6 बाकी चेक करो क्या कुछ शेयर है यू कैन डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड में होगा b इक्वल टू x माइनस x का पहला वैल्यू कितना है 5 हमने a कितना लिया 25 5 माइनस 25 माइनस 20 उसके बाद 15 माइनस 25 माइनस 10 25 माइनस 25 0 35 माइनस 25 10 45 माइनस 25 20 इसमें अगला कॉलम कौन सा बनेगा f into d का f का पहला वैल्यू कितना है 8 d का वैल्यू कितना है माइनस 20 8 into माइनस 20 माइनस 160 f का अगला वैल्यू 10 d का अगला वैल्यू माइनस 10 10 into माइनस 10 माइनस फिर 0 35 into 10 350 और फाइनली 45 into 20 गलत हो गया 45 into 20 9 f into d का टोटल वैल्यू कितना है क्या हुआ काम है ऐसा मैंने x के वैल्यू से कि 20 into 10 200 होना चाहिए यहाँ पे 244 कितना 180 तो समेशन f into d आ गया 180 तो अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो b is equal to a plus summation fb upon summation f a कितना लिया था 25 summation fb कितना है 180 upon summation f कितना है 65 25 वैसे ही रहेगा 180 upon 65 दो डिस्कटर निकाल तो फाइनल आंसर होगा 27.76 क्या सेम आंसर आ रहा है जो शॉर्टकट मेथड और इसमें डायरेक्ट मेथड में तो आखिरी स्टेप डिवीजन मेथड स्टेप डिवीजन मेथड में अगला कॉलम कौन सा बनेगा डी डी के लिए फॉर्मूला क्या होगा डी अपॉन आई आई क्या होता है क्लास इंटरवल यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 10 है डी का पहला वैल्यू कितना है -20 अपॉन 10 -2 -0 1 2 आखिरी कॉलम क्या होगा f into t f का पहला वैल्यू कितना है कितना f का पहला वैल्यू 8 8 into -2 -60 अगला वैल्यू कितना आ रहा है -10 फिर 0 उसके बाद 20 into 1 यहाँ पे 20 आएगा और लास्ट 20
कितना रहा इन सबका टोटल? 18 आ रहा है। फाइनली सेपरेशन मेथड में मीन का अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इट विल बी ए प्लस summation ft upon summation f into r. ए का वैल्यू कितना था? 25 प्लस समेशन ft कितना है? 80 अपॉन 65 into i मतलब क्लास इंटरवल कितना था? 10. तो ये हो जाएगा 25 प्लस 80 into 10 180 अपॉन 65. सी कैलकुलेशन तो वापस ये आएगा 27.76.
आइसक्रीम खा गया काम पर बच्चे मेरे ऐसा बोल रहे सिखाया